मेरा नाम संगम राय है, जैसा कि आपने बताया, और मैं गाजीपुर में मेरा गांव है। शेरपुर कला नाम मेरे गांव का है। शेरपुर जो शहीदों का गांव कहा जाता है। हमारे गांव के 8 शहीद हुए थे आज़ादी की लड़ाई में, जिस पे हमें बड़ा गर्व है। मैं ये बताना चाहूँगा गाजीपुर के दर्शकों को खास तौर पे कि गाजीपुर केवल वीरों की, शहीदों की ही धरती नहीं है, परंतु वो कलाकारों की भी धरती है, लेखकों की धरती है, कवि की धरती है। और हमारे साथ आज है फिल्मी कलाकार संगम राय जी। संगम जी, शुरुआत कैसे, क्योंकि स्कूली शिक्षा आपने पूरी की अपने गांव में, हाँ, उसके बाद आप कैसे, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं स्कूल में था गांव में, उसके बाद फिर हाई स्कूल में भी गांव में ही मैंने किया अपना। उसके बाद इंटरमीडिएट करने के लिए मोहम्मदाबाद एक इंटर कॉलेज है हमारा, वहाँ से मेरा इंटर कॉलेज में मैंने इंटर किया अपना। उसके बाद मैं बनारस आ गया, हरिश्चंद्रा पीजी कॉलेज से मैंने बीकॉम किया, वहाँ से कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं। और साथ के साथ ही मैंने एक फिल्म मेकिंग डिप्लोमा भी किया था वहाँ पे। और थिएटर का कुछ अंश, जो थिएटर की शुरुआत कहें तो बनारस में शुरू हो गई थी मेरी जी। कुछ। मुझे एक सवाल थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आपको अकाउंटिंग में जाना था, बैंकिंग में जाना था, ये फिल्मी लाइन में कैसे आ गया आप? हाँ, जाना तो था कॉमर्स। लोगों ने, घर वालों ने भी यही सोचा था कि मैं कॉमर्स से पढ़ाई करूँ और चार्टर अकाउंटेंट बनूँ या MBA करूँ। पर मेरा रुझान, मैं सच बताऊँ तो पढ़ाई वढ़ाई में बहुत मन लगता नहीं था मेरा। कल्चरल एक्टिविटीज़ में, गाने में, स्पीच देने में, इन चीज़ों में मेरा बड़ा मन लगता था। जी। कभी आपको ऐसा लगा कि मैं छोटे से गांव से आ रहा हूँ, वहाँ से निकला, और क्या यहाँ सफलता मिलेगी, ऐसा कभी महसूस हुआ कि मैं तो छोटी जगह से हूँ, पता नहीं सर्वाइव होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा कभी, मतलब इस तरीके का कोई लो कॉन्फिडेंस का शिकार मैं कभी रहा नहीं। और हम जिस गांव से आते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। निश्चित रूप से। दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने कुछ माइथो सीरियल की हैं जिसमें आप नागराज भी बने हैं, कभी आप चंद्रदेव भी बने, वो कहानी क्या रही? मैं जब बॉम्बे आया तो एक ऑडिशन चल रहा था, 3 या 4 महीने हुए थे बॉम्बे आए हुए, सागर आर्ट्स का। और सागर आर्ट में काम करना एक सपना सा था, क्योंकि मैंने, मतलब जो टेलीविजन देखने का क्रेज मेरे अंदर आया, वो सागर आर्ट्स का एक शो आता था श्री कृष्णा जी, बहुत पहले बचपन में हमारे। तो वो शो मैं बहुत, मतलब एकदम पागल क्रेजी की तरह देखता था वो शो। मतलब तब घर में टीवी नहीं था, संडे को आता था वो, संडे को आता था, और तब घर में टीवी नहीं होता था हमारे। तो हम लोग यहाँ वहाँ पड़ोसियों के यहाँ या गांव में जहाँ भी टीवी होता था, और वो एक आधे घंटे का एपिसोड जो था, उसको देखने के लिए कम से कम 3 या 4 घरों में जाते थे। बिकॉज क्या होता था कि कई बार ज्यादा भीड़ होती थी तो भगा भी देते थे लोग। तो और उस चीज का, मतलब बुरा भी, बचपन में क्या है, किस चीज का बुरा मानेंगे आप? अब ज्यादा भीड़ है तो भाग के दूसरे के यहाँ टीवी देखने चले गए। कई बार ये होता था कि उसके यहाँ बैटरी नहीं है, लाइट चली गई, तो दूसरे शिकार के यहाँ चलो जहाँ बैटरी भी हो, जहाँ मौका मिल जाए, तो वो देखता था मैं। तो रुझान कह सकते हैं कि वहां से। हाँ, फिर वो सागर आर्ट्स का ऑडिशन देखा मैंने यहाँ पे, तो मैं गया, लुक टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया। हिंदी अच्छी थी, और उनको ऐसे एक्टर चाहिए थे जो थोड़े लंबे हों, थोड़े चौड़े हों, थोड़ी हिंदी अच्छी हो। तो मेरा सिलेक्शन हो गया चंद्रदेव के लिए। उस शो में, वो कलर्स पे आता था शो, जय जगजननी माँ दुर्गा उस शो का नाम था। दर्शकों को मैं उसकी कुछ क्लिपिंग्स दिखाने वाला हूँ। हाँ, मतलब वो शो, फिर वो बड़ा अच्छा चला वो शो, कुछ टाइम तक मैंने किया। इवन सागर आर्ट्स के जो ओनर हैं, उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया कि मैं बड़ा आपके, मतलब सागर आर्ट्स के शोज़ का बचपन से हम दीवाने रहे, और हमारे यहाँ ऐसी कहानी थी कि बैटरी नहीं थी, लाइट नहीं थी, टेलीविजन नहीं था। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, बोला तुम क्या पुराने जमाने के आदमी हो यार, तुम तो इतने यंग हो, टेलीविजन कहाँ, कौन सी दुनिया ऐसी है जहाँ पर, क्योंकि वो लोग बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे में पले बड़े, उनको मतलब नहीं पता है कि एक भारत ऐसा है जो कि ग्रामीण अंचलों में रहता है और अभी भी वो संघर्ष कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। निश्चित रूप से। संगम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी एक वेब सीरीज़ आपकी आ रही है और बहुत हिट है, लगभग मिलियन में उसके व्यूज़ भी गए हैं। आपका कैरेक्टर उसमें चंपत राय का, और चंपत राय के बारे में मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वो बुंदेलखंड का एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अकेले दम पर मुगलों से और अंग्रेजों से, दोनों से ही वो लड़ाई कर रहे थे जब अंग्रेज आ चुके थे इंडिया में। और वो कैरेक्टर जो था चंपत राय का, वो थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, कैसे मिला और क्या कहानी है उसकी? चंपत राय का कैरेक्टर, मुझे जो अप्रोच किया गया उस शो के लिए कि यार ऐसा एक वीर बुंदेला, हम छत्रसाल जी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं और उसमें चंपत राय जी का कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर जब मुझे उस शो की क्रिएटिव डायरेक्टर ने ब्रीफ किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो ऐसा कैरेक्टर, मतलब कि ऐसा आदमी की जो मुगल घेर लिए तो अपनी बीवी से ही अपनी हत्या करवा लेता है। कहता है कि मैं
अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी और मैं हार के नहीं ऊपर जाना चाहता हूँ। तो वो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ऐसा वैसा कैरेक्टर मैंने कहा यार ये कैरेक्टर मतलब तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हम मतलब एक हमारी ज़मीन ऐसी रही है ऊर्जावान और वीर भूमि रही है गाजीपुर की। जी। तो इन ऐसी चीज़ों को करने के लिए फिर मन में लगा कि यार ये परमात्मा ने शायद या इस चरित्र ने तुम्हें चुना है इस चीज़ को करने के लिए। मैंने ना उस सीरियल को देखा, उस वेब सीरीज को देखा। हाँ। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अनऑफिशियली ये इंडिया की पहली स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई हुआ करती थी 1849। नहीं वो विद्रोही की बात है। अच्छा वो विद्रोही। हाँ वो जो टीवी शो में भी कर रहा था जी। ये छत्रसाल तो अपनी उनकी एक कहानी है छत्रसाल 1850। हाँ पर जो आप बात बता रहे हैं जो मेरा टीवी शो भी इस पे आ रहा था अभी स्टार प्लस पे आ रहा था विद्रोही वो पाइका संग्राम की कहानी है जो उड़ीसा। हाँ उड़ीसा की। वो मतलब हमारी इस 1857 की क्रांति को हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी हमने बनाई है इस पे उसको दर्जा भी यही है। तो पर ऐसा है कि पाइकाओं ने वहाँ के जो पाइका संगठन था उन लोगों ने बहुत पहले विद्रोह कर दिया था। तो अब सरकार से या अन्य संस्थाओं से ये गुजारिश चल रही है कि भाई उसको मान्यता दिया जाए। उसमें आपका कैरेक्टर क्या है विद्रोही में? विद्रोही में मैंने वीर ये अपना एक शहीद थे वहाँ के पिंडकी बाहुबलेंद्र जी। पिंडकी बाहुबलेंद्र वो शहीद थे वहाँ के जी। मैंने उनका चरित्र निभाया है और बहुत वीर थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक अंग्रेज को उन्होंने जब मैं ये शो करना स्टार्ट किया था तो उनके वंशजों ने मुझे अप्रोच किया सोशल साइट के थ्रू। जो उनके 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी बीत गई होगी तो उन्होंने कुछ कहानियां बताई कुछ किताबें भेजी थी मेरे लिए। तो उनके बारे में पढ़ा तो मतलब वो इतने वीर थे और इतने मजबूत थे कद काठी के कि वो एक अंग्रेज को एक मुक्का मारा सर पे तो मर गया वो। मतलब ऐसे तगड़े आदमी थे वो और गुरिल्ला रणनीति के माहिर थे बिल्कुल। वेश बदलने में माहिर थे। कहीं भी किस्मत कभी दूध वाले बन जाना कभी कुछ बन जाना मतलब इस तरीके से वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे वो। तो उसमें आपका कैरेक्टर ये रहा है हाँ, वीर योद्धा का। हाँ वीर बाहुबलेंद्र बहुत बड़े शहीद हैं वहाँ के वो बहुत बड़े वीर हैं। और आप उड़ीसा में जाएंगे तो उनकी एक तरीके से बॉक्सी जगबंधु और बाहुबलेंद्र इन दोनों की पूजा होती है। मतलब वो इस लेवल के लोग हैं उड़ीसा के अंदर। क्या बात है। तो ये विद्रोही किस उस पे आता है चैनल? स्टार प्लस पे आ रहा था अभी पिछले 5 मार्च को उसका आखिरी एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ है जी। पिछले हम करीब वो 120 से 125 एपिसोड की पूरी वो कहानी थी एक सीरीज थी। तो हम पिछले 1 साल से 1.5 साल से उसी में लगे हुए थे हम लोग। उस कहानी को पूरा किया हम लोगों ने अभी इसी मार्च में। काम तो आपने बहुत सारा किया। एक ऐसा काम है जो मैं बताऊंगा लेकिन उसके पहले हम चर्चा करेंगे आपकी थिएटर जर्नी की। वो कैसे शुरू हुई? थिएटर जर्नी तो बनारस में शुरू हो गई थी मेरी जी। हाँ अपना नागरी नाटक मंडली है बनारस में कबीर चौरा पे नागरी नाटक मंडली है। तो एक बल्लू भैया करके होते थे। बाल मुकुंद त्रिपाठी नाम है। बल्लू भैया देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा तो बल्लू भैया ने उंगली पकड़ के वहाँ से चलना शुरू कराया था और वहाँ पे बच्चों को वो थिएटर की ट्रेनिंग देते थे। वो बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं आज भी कर रहे हैं वो बल्लू भैया वहाँ पे आज भी हैं। तो भैया के साथ हमने कॉलेज से जो भी हमें समय मिलता था उसमें मैं करता था थोड़ा। अभी मैं शुरुआत करूँगा कि मुंबई कैसे आना हुआ फिर पहला काम क्या रहा मुंबई शहर के अंदर? मुंबई यूँ आना हुआ कि मैं दिल्ली तो आ गया था। मतलब दिल्ली में 3-4 साल मैंने थिएटर किया जम के। मतलब भारतवर्ष के जो बड़े बड़े रंगकर्मी हैं उनके साथ सौभाग्य रहा अपना कि उनको उन बड़े गुरुओं के साथ काम करने का अपने को समय मिला और हमने किया काम उनके सबके साथ। तो और मैंने उस टाइम टेलीविज़न में भी काम किया वहाँ पे दिल्ली में भी। मैं दूरदर्शन के तमाम जो रीजनल शोज़ होते थे वो हथेली का सूरज करके एक शो था वो आई थिंक दूरदर्शन कश्मीर के लिए बना था। पुराने प्रोड्यूसर थे वीरेंद्र शर्मा जिन्होंने बनाया था वो। और ऐसे ही 2-3 डीडी गुवाहाटी के लिए हमने काम किया वहाँ पे। फिर अपना ये आकाशवाणी के रेडियो नाटकों में काम किया जी। फिर बस लगा कि बस हो गया दिल्ली में ना। मतलब अब दिल्ली में एक लिमिट है। दिल्ली में मेन मार्केट क्या है मेन बाजार जो है मुंबई है। तो 2012 में एक कुछ ऐसी हमने एक प्रोग्राम किया था स्टार न्यूज़ तब नाम था आई थिंक। हाँ स्टार न्यूज़ के लिए हमने प्रोग्राम किया था। उसको शूट करने के बाद फिर मूव कर गया था मैं मुंबई आ गया था। और यहाँ पे आप मुंबई में चले आए? हाँ मुंबई आ गया। मुंबई आने के मतलब 3-4 महीने के बाद ही मुझे ये जय जगजननी मां दुर्गा मिल गया था। वो जो आपका पहला टेलीविजन? हाँ पहला टेलीविजन शो था जी। चलिए एक और मैं रोचक बात बताता हूँ आपको। आप कद काठी देख लें संगम जी की। इन्होंने युवा नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया। वो क्या था?
वो तो यूं था कि यहाँ पे बॉम्बे में एबीपी न्यूज़ की टीम आई हुई थी जी और चूंकि मैं पहले काम उनके मतलब शॉर्ट फिल्म्स और रिक्रिएशंस में मैंने बहुत काम किया था दिल्ली में रहने के दौरान। तो एक चैनल प्रोड्यूसर थे संजय नंदन भैया, जी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार एक बार मिलने आ जाओ सेट पे। शेखर कपूर जी हैं सेट पे। अच्छा, डर नहीं लगा कि आप मोदी जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे उस वक्त तक कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं तो गया शेखर कपूर जी सेट पे हैं, प्रधानमंत्री का शूट चल रहा था। मैंने कहा शेखर कपूर जी से मिल के आ जाएंगे, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, लेजेंडरी, हैं? जी आशीर्वाद लेके चले आएंगे। मैं गया सेट पे तो डायरेक्टर से उन्होंने मिलवाया, बोला यार देखो कहीं फिट बैठता ही है। तो डायरेक्टर साहब ने देखा, देख के कह रहे ये मोदी करेगा। मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको आश्चर्य हुआ होगा? हाँ नहीं? मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मोदी करेगा क्या? तो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि हम एक सीरीज बना रहे हैं, 2014 की कहानी है ये, हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें जितने पीएम कैंडिडेट्स हैं जी उनकी जीवन यात्रा, उनके ऊपर एक एक कहानी, एक फिल्म होगी वो पूरी। अच्छा तो उसमें हमने आपके मोदी जी के जवानी के चरित्र को निभाने के लिए हम आपको चुन रहे हैं। अच्छा, तैयारी कैसे की आपने? मोदी जी के टोन को क्या, वो बिल्कुल अलग है उनका टोन, वो कैसे पकड़ा? हाँ वो मतलब मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा यार मोदी जी कैसे करूँगा, मतलब बिल्कुल ही एक उनका हाव भाव सब चीज़ें अलग। फिर उन्होंने बोला नहीं हम गेटअप देंगे आपको, और मैंने फिर कहा कि ठीक है वो गेटअप देंगे, वो उनकी तैयारी है। तो मैं थोड़ा सा मोदी जी को मतलब देख सुन तो रहे हैं कब से उनको, लेकिन फिर मैंने उनको वॉइस टेक्सचर क्या है उनका, हाव भाव कैसा है उनका, और कुछ चीज़ें जवानी में उनको तो जब जितना इतना यंग मैंने किया उस टाइम का तो बहुत उनका रिकॉर्ड है नहीं लोगों के पास। जी बट फिर भी एक होगा कि आदमी वॉइस टोन, वॉइस टेक्सचर तो आपने जो शुरू से उठाई है वो लास्ट तक रहेगा ही रहेगा। तो वो मैंने थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश। डायलॉग हो जाए, दर्शक सुनना चाहेंगे, कोई एक डायलॉग इसका। डायलॉग साहब आपको शायद याद ना हो, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से याद हैं। या टोन में आप हाँ नहीं वो एक लाइन याद थी बड़ी वो इमरजेंसी के टाइम की कहानी है। वो एक शॉट उसमें है भी इमरजेंसी के टाइम पे, जब मोदी जी वेश बदलने में माहिर थे मोदी जी। अच्छा। मोदी जी भी जमानी में, ये भी मतलब मैंने उस दौरान थोड़ा इनको पढ़ा जाना, तो मुझे बड़ा उनसे एक अलग सा ही आत्मीय लगाव भी हुआ कि हमसे हमारे जैसे ही हैं। जी जी मोदी जी को थिएटर का बड़ा शौक रहा है, ड्रामा का बड़ा शौक रहा है अपने यंग दिनों में जो है। तो ये वेश बदलते थे क्योंकि इन लोगों के ऊपर इमरजेंसी के दिनों में विरोधी पार्टी हाँ इमरजेंसी में क्या है कि आप जितने भी संघी थे, संघ के लोगों के ऊपर ऐसा था कि पकड़ो या जो भी विरोध कर रहे थे लोगों को। जी तो मोदी जी सरदार का वेश बदल के और कहीं अपनी मीटिंग कर रहे थे। तो उस टाइम का एक डायलॉग मेरे को याद रह गया। इंदिरा गांधी बहुत जिद्दी महिला हैं, वो यूं ही नहीं मानेंगी। ऐसा ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने टोन पकड़ा है। और ये क्लिपिंग है एबीपी न्यूज का, क्या है उस सीरियल का नाम? 7RCR। 7RCR। वो पहला एपिसोड मतलब मोदी जी के ही स्टोरी से शुरू हुआ था वो। मैं प्रयास करूंगा कि इसकी भी क्लिपिंग मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो आपने मोदी जी का रोल किया, आपने चंद्रदेव का रोल किया, आपने चंपत राय जी का रोल किया, उसके बाद आप नागराज भी बने, इतने वर्सेटाइल एक्टर बने आप इतने कम टाइम में। अभी और क्या बचा है जो आप चैलेंजिंग रोल करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो? मैं तो सब कुछ ही करना चाहता हूँ, मतलब मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ कि जिसको मैं सोचूं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आपका ड्रीम कैरेक्टर हो सकता है? मुझे बहुत सारे कैरेक्टर करने, मतलब एक कभी कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब मैं किसी एक चीज को चिन्हित नहीं कर पा रहा हूँ, पर बहुत कैरेक्टर है जिनको करना है। मतलब अगर अभी आपको तो शुरुआत किसी हुई की यात्रा। रीमेक बनानी हो या यूं कहें किसी की बायोग्राफी पे आना हो, तो आप किसका करना चाहेंगे? कौन से सुपरस्टार का करना चाहेंगे? बायोग्राफी किसकी, मतलब बहुत लोगों की यात्रा बड़ी प्रभावित करती है मुझे। जी बहुत लोगों की यात्रा ऐसी है कि जो मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यार ये अजूबा हो गया। उसमें अपने अंचलों के कई लोग हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, जी मनोज वाजपेयी जी हैं, इरफान साहब हैं, इन लोगों की यात्रा मुझे बहुत प्रभावित करती है। पंकज त्रिपाठी जी हैं, इनकी यात्रा मुझे बहुत प्रभावित करती है। मतलब कहाँ से कहाँ तक यात्रा, कहाँ से कहाँ तक यात्रा। मुझे लगता है कि मतलब कहीं भी ना जो चीज़ें हैं, सक्सेस है या खुशियाँ हैं, कोई भी चीज़ रिलेटिव टर्म्स में डिसाइड होनी चाहिए। जी। आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, ठीक है ना। सफर आप मुंबई में पहुंचे और मुंबई में पैदा हुए और कहीं यहाँ बॉलीवुड में सक्सेस हुए, तो वो एक यात्रा है आपकी, मतलब उसका भी आदर है। जी पर आप कहीं बिहार यूपी के गांव में पैदा हुए और आप मुंबई में कोई यात्रा पूरी करते हैं, तो
बहुत बड़ी यात्रा हो जाती है उसमें। एक- बहुत चीज़ें देखने को, उसमें बहुत लेयर्स मिल जाएंगे खेलने के लिए आपको और समझने के लिए। चलिए, तो ऐसी कोई चीज़। अगर कोई ऐसा किरदार हो जो वाकई जमीन से जुड़ा हो तो आप करने में हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशी कोई होगी ऐसी आपको। बिल्कुल कोई अपने आप को कनेक्ट कर पाऊंगा मैं उसमें। जी, चूंकि आप भी वैसे अंचल से आए हुए हैं, पृष्ठभूमि आपकी रही है ऐसी। अब मैं बताऊंगा उस काम के बारे में जो अभी हाल में आप कर रहे हैं। अभी आप एक फिल्म कर रहे हैं कार्तिक आर्यन के साथ, जी जिसमें वो लीड है और आप विलन बने हुए हैं। हाँ, मैं कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर उसमें एक प्ले कर रहा हूँ उसमें। थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे क्या? अब ब्रीफ तो उसका पूरे मीडिया में है तो उसमें कुछ छुपाने लायक कोई चीज़ उसमें है नहीं। वो फिल्म अलु वैकुंठपुरम लो करके एक अल्लू अर्जुन की एक फिल्म है, जी। 2020 में रिलीज हुई थी, साउथ की फिल्म है। उस फिल्म की रीमेक है, हिंदी रीमेक है वो फिल्म, और बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है। तब तो आउटडोर शूट पे भी गए थे इसके हाँ लिए। हाँ, हम लोग अभी मॉरिशस में शूट कर रहे थे उस फिल्म का। और फिल्म के डायरेक्टर है रोहित धवन, जो कि बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही प्यारे इंसान है। जी, तो रोहित धवन के साथ काम करके बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। और बाकी कार्तिक भी बहुत अच्छे इंसान हैं, सब बड़े यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं। और अपने सीनियर एक्टर्स भी थे, जैसे परेश रावल जी थे, उनके साथ काम करने का एक अलग अनुभव रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला। सचिन खेड़कर सर थे, इन लोगों को बचपन से हम देख रहे हैं, तो एक अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। दर्शकों से मैं ये भी बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आप मॉरिशस में घायल भी हो गए थे, पैर में चोट लगी है। लेकिन मैंने समय मांगा और आपने समय दिया। मैं बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने टाइम दिया वरुण टाकीज को। नहीं, आभार है आपका। मुझे भी अच्छा लगा कि आप आए। जी, अब हम बात करेंगे उसकी। आपकी एक फिल्म है, एक पिंकी हाँ। ब्यूटी पार्लर, हाँ, वो क्या है और रिलीज होने में भी उसके कितने टाइम? एक फिल्म हमने की थी आज से 3-4 साल पहले, बन के तैयार हो गई थी वो फिल्म। और वर्ल्ड फेस्ट में, जो सिनेमा का फेस्टिवल होता है, उसमें हर जगह गई, बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई अपनी। जी, कई हमने पुरस्कार भी जीते उस फिल्म के लिए। बहुत अच्छा कंटेंट था। पर क्या होता है, रिलीज के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। उसमें क्या होता है कि बड़ा बैनर, कई बार सम टाइम पे, अब जिसने फिल्म बनाई है वो हमारे भाई ऐसे ही हैं जी, और अपने गाजीपुर के ही हैं वो भी। तो अक्षय भैया ने वो फिल्म बनाई, बढ़िया फिल्म बनी है। पर क्या है कि उनका भी अपना संघर्ष है रिलीज को लेके, जी, क्योंकि अभी वो भी संघर्ष के दौर से, अभी जैसे कोई बड़ा बैनर है, जैसे अभी ये दूसरी वाली फिल्म कर रहा हूँ, ये बड़े बैनर की फिल्म है, टी सीरीज की फिल्म है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इसमें शामिल, उनका अपना कोई संघर्ष नहीं है। वो फिल्म बनने से पहले उसका रिलीज डेट निर्धारित है कि नवंबर में रिलीज होने वाली है। तो हमारी उस फिल्म का थोड़ा संघर्ष है, चल रही है, लेकिन जिस दिन आएगी उसकी अच्छी उपस्थिति होगी, लोग पसंद करेंगे उसको। उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपकी फिल्म जैसा आपने बताया वो रंगभत के ऊपर है। हाँ, हाँ। उम्मीद करते हैं, और दर्शकों से मैं चाहूंगा कि फिल्म अगर रिलीज होती है तो निश्चित रूप से आप जाएं और उसे देखें, आशीर्वाद बनाए रखें। गाजीपुर के हमारे कलाकार हैं। अब हम बात करेंगे आपसे, भविष्य की योजनाएं क्या हैं आपकी अभी? यार मैं वर्तमान का प्राणी हूँ, मैं मतलब सही बताऊँ तो मैं शुद्ध रूप से वर्तमान का प्राणी। भविष्य को लेके मैं मतलब पहले था ऐसा, पर और बाबा भोलेनाथ का भगत हूँ मैं, और उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूँ। हमने अतीत जान लिया, हमने भविष्य पे बात कर ली, लेकिन ऐसी कौन सी अभी स्क्रिप्ट या कोई ऐसा जिसमें आप काम करने वाले हो या विचार चल रहा हो? मैं लगातार काम कर ही रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी स्क्रिप्ट, आप आए तो इससे पहले मैं स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा था। मेरे यहाँ 2 नाटकों की स्क्रिप्ट रखी हुई है मेरे टेबल पे, उन पे काम चल रहा है मेरा। और भविष्य को लेके बस यही रहता है कि यार और अच्छा इंसान बना जाए, और अच्छा इंसान बना जाए, और क्या क्या नेगेटिविटी है जो मैं चिन्हित कर पाऊँ अपने अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप बेहतर इंसान बन गए, उस दिन आप बेहतर कलाकार बन ही जाओगे। निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बात कही आपने। और अब हम आते हैं उस सवाल पर जो गाजीपुर के लोग पूछना चाहते हैं कि आप हैं गाजीपुर से, मोहम्मदाबाद तहसील का छोटा सा गांव शेरपुर। बड़ा गांव है, बहुत बड़ा है, नाम बड़ा गांव है मेरा है। बहुत। जी, नाम बहुत बड़ा है। हालांकि हाँ, बट गांव के हिसाब से चलो, गांव को तो वही कि प्राकृतिक रूप से हमेशा परेशानी ही रही उस गांव में, गंगा कटान होता रहता है, परेशानी रहती है। लेकिन वहां से आप निकल कर आए, उस गांव, उस शहर के बारे में आपकी कुछ योजनाएं हैं क्या भविष्य को लेकर कि हम कुछ कर पाए? हाँ, कुछ है, मतलब कुछ चलता है मेरे दिमाग में। ईश्वर इतना सक्षम करे कि मैं कर पाऊँ वो चीज़ें सारी। मेरे अंदर ये है कि मैं गांव घर में या अपने यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और मैं जब था तो देखता था, आज भी जाता हूँ गाँव में तो घूमता रहता हूँ गाँव में, कहीं मंदिर में बैठ गया, कहीं यहाँ वहाँ, तो गाते वाते हैं लोग, बजाते हैं, सुनता हूँ। नाटक भी होता था जब मैं छोटा था गाँव में तो मेरे, हालांकि मुझे कभी रोल नहीं दिया उसमें, मेरे चाचा ही नाटक करवाते थे वहाँ पे। उन्होंने मुझसे लाइट्स करवाया था, बोला तुम रोल नहीं करोगे, तुम लाइट्स करो। तो मुझे ये कि थिएटर थोड़ा सा हमारे यहाँ भी। अच्छा, आपके थिएटर ग्रुप का नाम क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। मैं अंक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही पुराना और आदरणीय थिएटर ग्रुप है, जिसको स्वर्गीय आदरणीय दिनेश ठाकुर जी ने शुरू किया था। बहुत बड़े नाम है, लेजेंडरी हमारे गुरुदेव जी। तो अभी उनकी पत्नी श्रीमती प्रीता माथुर जी चलाती हैं उस ग्रुप को। तो
बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रुप है अंक थिएटर ग्रुप। हमारे शोज़ देश दुनिया हर जगह होते हैं। अभी पृथ्वी में शोज़ हैं अपने मई में 2 शो पृथ्वी थिएटर में है। तो अंक के बारे में मतलब हमारा सौभाग्य कि हम जुड़े हुए हैं। अंक थिएटर ग्रुप है आपका। और एक और चीज़ बता दूं दर्शकों को, वो शायद ना पता बहुत सारे लोगों को, कि आप एक एक्टर होने के अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। आप हिंदी, भोजपुरी और उर्दू इन तीनों ही भाषाओं में आप वॉइस ओवर करते हैं। हाँ मैं करता हूँ। तो ये आपका लगातार काम चलता रहता है। हाँ, ये मैं वॉइस ओवर एक्चुअली मैं ये टूल मुझे नहीं पता था कि मुझे वॉइसिंग आती है। बस ये टूल दिल्ली में रहने के दौरान जब मैंने रेडियो किया जी, तो रेडियो करने के दौरान इस कोने को भी मैं छू पाया था अपने। वो फिर बॉम्बे आके कुछ कुछ करता रहता हूँ मैं इसमें भी। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा आपके लिए। मुझे पता नहीं किसने बोली है लाइन, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है और मैं ये आपको समर्पित करता हूँ कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको देखना हो कई बार देखो। तो इतना हुनर भरा पड़ा है हमारे गाजीपुर के इस कलाकार के अंदर, जिनका नाम है संगम राय। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इनकी बातें पसंद आएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहिए हमारे चैनल गरुड़ टॉकीज के साथ। संगम जी, हार्दिक धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप आए, अच्छा लगा। गांव घर का कोई मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए बहुत बधाई, आपके गरुड़ टॉकीज के लिए बहुत बधाई। आप लोग आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें, और जहाँ भी होगा हम लोग सब साथ खड़े हैं। और गाजीपुर में आर्ट एंड कल्चर को कुछ अगर हम अलग रूप दे पाए सबके सहयोग से तो बड़ा अच्छा होगा। आर्ट एंड कल्चर आदमी को मुझे लगता है कि एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। अभी जो थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी घटनाएं हमारे यहाँ सुनने में आ जाती हैं, अगर हम आर्ट कल्चर वहाँ लोगों को दे देना तो वो चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। हम बहुत प्यारे इंसान बन जाएंगे सारे वहाँ पे। वो एक संस्कार डेवलप हो जाएगा। कला जो है आदमी को बहुत अलग लेवल पे लेके जाती है कला। मैं एक आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ, चूंकि बात करना अच्छा लग रहा है आपसे। नए कलाकारों के लिए कोई सलाह, जो आते हैं छोटे शहरों से या कहीं से आते हैं और मुंबई आके स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए कोई एक सलाह जो उनके काम की हो? यार मैं जो सलाह दूंगा मैं अपने अनुभव के हिसाब से दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, या कई लोगों के सवाल फ़ोन आते हैं, गांव घर से भी फ़ोन आते हैं, मुझे बस ये होता है कि आप अपने क्राफ्ट पे काम करें। सबसे पहले लग के सीखें कोई भी काम जो है ना, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है। बाकी जुगाड़बाजी और ये वो दुनिया भर की चीज़ें ना, सब बेकार की बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो भी काम करने आप आ रहे हैं, पहले उस फन के आप माहिर बनिए, उसको सीखिए आप जितना हो सके। तो वो फिर हाँ, अपने हुनर पे काम कीजिए, आप समय दीजिए आप उसको। ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है कि 2 साल में मैं ये कर जाऊंगा या 4 साल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ भूल के आप उस कला के लिए समर्पित हो जाइए। समर्पण जरूरी है। समर्पण बहुत जरूरी है, धैर्य, समर्पण। ये भी नए कलाकारों एक अच्छी सीख और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हो सकता है नए कलाकारों के लिए, नवोदित कलाकारों के लिए जो मुंबई में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने और मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू भाई।